तो बिना समय गवाए हम प्रश्नावली 6.2 को स्टार्ट करते हैं। 6.2 का जो पहला सवाल है, ऐसे जितने इसमें 10 सवाल हैं और 10 सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें पहला सवाल है कि आकृति 6.17 में यानी 6.17 फर्स्ट और सेकंड, मतलब दो आकृति, एक फर्स्ट आकृति एक सेकंड आकृति है, में डी समांतर बीसी, मतलब दोनों में जो डी है वो बीसी के समांतर है। बस जैसे बात समांतर की हुई तुरंत याद करो थेल्स प्रमेय क्या कहता है। थेल्स प्रमेय आपसे क्या कहता है? कहता है कि अगर रेखा समांतर है तो ये दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देती है। बस तुरंत थेल्स प्रमेय लगाना है। मैंने थेल्स प्रमेय आपको परिचय वाले में बता रखा है ना, अभी आपने पढ़ा होगा। चलिए, फर्स्ट में इसी ज्ञात करना है, सेकंड में एडी ज्ञात करना है, दोनों में इसमें एडी ज्ञात करना है, इसमें इसी ज्ञात करना है। भाई खाली है तो वही ज्ञात करेंगे, है ना। चलिए, इसने कह दिया, कोई बात नहीं। आकृति 6.17 यहाँ मैंने लिख भी रखा है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ये आपको पता चल गया आकृति 6.17 यही है। अब हम पहले चित्र को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। अब इसमें देखो क्या है, क्या है भाई, इसने कहा कि ये आपस में समांतर है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तब उसको बराबर अनुपात में बांटता है, ऐसा थेल्स प्रमेय का कहना है, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता नियम। सीधा सीधा कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी, डी समांतर क्या है? बी सी, बी सी है। तब हम क्या लगाएंगे? थेल्स प्रमेय। क्या लगाएंगे भाई? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय यही कहता है कि जो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं वो इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। मतलब एडी बराबर बीडी होगा, मतलब एडी बटे बीडी होगा, और बराबर में क्या होगा? ए बटे ईसी होगा। एडी बटे बीडी होगा, ए बटे ईसी होगा। बस इतना होता है थेल्स प्रमेय। नहीं समझे? अरे ए से लेकर डी तक आएंगे एडी, फिर डी से लेकर बी तक जाएंगे, चाहे डी बी को हो चाहे बी डी को, तो एडी बटे बी डी, फिर ए बटे ई सी, इनको बराबर अनुपात में बांट देता है। बस इतनी सी बात, इतनी सी तो बात है। एडी कितना है? तो हम कहेंगे एडी तो भैया 1.5 है, तो हमने एडी की जगह रखा 1.5। फिर हम देखेंगे बीडी कितना है। बीडी, बीडी देखिए, बीडी, बीडी है 3, तो हमने 3 रख दिया। अब सब सेंटीमीटर में ही है तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको, है ना। कुछ मीटर उटर में होता तब चेंज करते। ए कितना है? ए है 1, तो यहाँ 1 रखेंगे। ईसी हमें नहीं पता है, देखो ईसी इसने कहा भी था ज्ञात करो, तो ईसी की जगह ईसी रहेगा। बस। अच्छा, एक काम करते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं, 1.5 दूना 3, चाहे दशमलव यहाँ भी लगाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। बराबर में ही तो किया है हमने, दशमलव दशमलव बराबर किया अंक के स्थान को। देखो दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, 15 एक कम 15 और 15 दूना 30। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया होगा मेरी तरफ से। हाँ, ये समझो कि समझ में आया। ठीक, ईसी एक कम क्या होगा? ईसी एक कम होगा ईसी। 2 एक कम कितना होगा? 2। चलिए भाई, सब सेंटीमीटर में था, यानी ईसी बराबर कितना आया? 2 सेंटीमीटर। बोलो किसको नहीं समझ में आया? नहीं आया तो नहीं आया, मैं क्या करूं, दूसरे में समझो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं। हो गया ये? ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चित्र को खत्म करते हैं, इस चित्र को ही खत्म कर देते। दूसरे में भी सेम कंडीशन है, दूसरे में भी सब कुछ सेम कंडीशन है बड़े भाई, सब कुछ सेम कंडीशन है। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी है, ये तो ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी, बात वही है। मान रखो ए डी कितना, ए डी ही तो ज्ञात करना है, तो ए डी की जगह ए डी ही रहेगा। बी डी कितना? 7.2 बराबर ए ई कितना है? 1.8 है। ईसी कितना है? ईसी 5.4। वाह भाई वाह, दशमलव बढ़िया है इसका एकदम से। दशमलव दशमलव हटा दो ना, 18 कम 18, 18 23 54, किसको दिक्कत है? किसी को तो नहीं हो सकता। आप सरलीकरण बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आप क्लास 10 में हैं तो जानते हैं। तो आप ये भी तो जानते हैं 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, दशमलव लगा दीजिए, 1 बचा 12, 3 चौक 12, कौन नहीं जानता? सब जानते हैं।
यहाँ एडी एक कम हुआ एडी, और 2.4 एक कम 2.4 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। नहीं समझ में आया तो यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। एडी बटा 7.2 था और 1.8 बटे 5.4 था। इतना समझ में आया? दशमलव दशमलव खसकाए, 18 कम 18, 18 3 54। तो ये बचा एडी बटे 7.2 बराबर 1/3। यही तो बचा। हमने कहा 3 दूनी 6 और 1 बचा 12, 3 चौक 12। इतना समझ में आया? एडी एक कम एडी और 2.4 एक कम 2.4, यही तो आया है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं बनाओगे तब भी चल जाएगा बड़े भाई। चलिए बना ही लेते हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। PQR में क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं और हमें प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है कि क्या EF समांतर QR है कि नहीं। चलिए हमने लिखा ऐसे, E और F दो बिंदु हैं, हमें बताना है कि क्या EF और QR समांतर है या नहीं है। तो हर स्थिति में बताना है, इसके लिए बताना है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। चलिए हम पहले के लिए चेक करते हैं, पहले को हल करते हैं और चेक करते हैं। पहले में हमें कहा गया कि PE बराबर 3.9, EQ बराबर 3, PF बराबर 3.6 और FR बराबर 2.4। अच्छा, ये तभी समांतर होगा जब इसका अनुपात बराबर होगा। अगर अनुपात बराबर है तो ये समांतर है। और ये कौन कहता था, याद करिए, ये कहता था थेल्स का प्रमेय, नहीं उसका विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता था कि अगर अनुपात बराबर है तो भुजाएं समांतर हैं। और थेल्स प्रमेय क्या कहता था कि अगर भुजाएं समांतर है तो अनुपात बराबर है। दोनों बात मैचिंग मैचिंग हो रही भाई साहब। हाँ, दोनों बात क्या हो रही है, मैचिंग मैचिंग हो रही है। लेकिन बात यहाँ आ रही है कि दोनों उल्टा पुल्टा हो रहा है कि भुजा समांतर अनुपात बराबर, और अनुपात बराबर तो भुजा समांतर। तो हमें देखना है कि क्या इनका अनुपात बराबर है, मतलब PE बटे EQ और PF बटे FR। अगर ये दोनों बराबर है तो EF और QR समांतर है। किसके द्वारा? थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा। अगर ऐसा नहीं है तो ये समांतर नहीं है। बात खत्म है, सिंपल सी बात है। चलो देख लेते हैं इसमें संबंध क्या होगा। PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर होना चाहिए PF बटे FR के, PF बटे FR के। अगर ऐसा सही है तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। चलिए P कितना है 3.9, EQ कितना है 3, PF कितना है 3.6, FR कितना है 2.4। दशमलव दशमलव हटा दीजिए, यहाँ दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ भी दशमलव दशमलव हटा दीजिए। अब हमारे पास बचा है 39/30 और 36/24। 39/30 और 36/24 काट दीजिए भाई साहब। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 जीरो 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ और यहाँ, तीनों अठे 24, है ना। सही कटा है। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दहम 30। फिर देखो 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, है ना। सही है। यहाँ 3.9 बटे में 3 और 3.6 बटे में 2.4। हमने इसको जीरो बढ़ाया, फिर क्या किया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दहम 30। अब यहाँ देखो 3 6 2 4, तो मतलब कि हमने 12 3 36, 12 दूना 24 किया। तुम्हारे पास आया 13/10 और 3/2। क्या ये आपस में बराबर है? ये आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। मतलब कि ये इस स्थिति में EF जो है, EF QR के समांतर
नहीं है। ठीक, ये नहीं होगा। इस स्थिति में ये समांतर नहीं है। यहां बात क्लियर होती है, क्योंकि इसका अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए समांतर नहीं है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं, मैं दूसरी कंडीशन को चेक करता हूं। ठीक है, दूसरी कंडीशन को इसकी चेक करते हैं। चलिए यहां से इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं भाई साहब, क्या दूसरी बात इसकी सत्य है। दूसरी बात यहां पर आती है, हम दूसरे को हल करते हैं। दूसरे में देखो, पीई है 4 सेंटीमीटर। अब मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूं, आप सेंटीमीटर जान जाइए। ठीक है, क्यूई कितना है, 4.5 है। पीएफ कितना है, 8 है। आरएफ कितना है, 9 है। तो देखो इसमें भी वही संबंध होगा, पी बटे ई क्यू। समांतर होने के लिए तो यही होना जरूरी है कि पी बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटे एफ आर के। पी एफ बटे एफ आर। भाई साहब, चाहे पी लिखा हो चाहे ईपी लिखा हो, बात वही है। पी कितना है, 4 है। चाहे ई क्यू लिखा हो चाहे क्यू ई लिखा हो, बात वही है। तो यहाँ क्यू ई लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यू ई कितना है, 4.5। पी एफ लिखा हो चाहे एफ ई लिखा हो, कितना है, 8 है। एफ आर लिखा हो चाहे आर एफ लिखा हो, कितना है, 9 है। किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। समझ में आई। यहां दशमलव लगाए, यहां भी लगाओ, और जीरो बढ़ाओ धड़ाक से, दशमलव दशमलव हटाओ फटाक से। ये हमारे पास बचा है भाई साहब 40/45 बराबर में 8/9। 5 से काटो इसको, 5 अठे 40, 5 9 45। यहां बचा 8/9 और बराबर में 8/9। क्या इसका अनुपात बराबर है, जी बिल्कुल बराबर है। दोनों तरफ क्या आया, 8/9 आया, यानी इसका अनुपात बराबर। जब अनुपात बराबर होता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। यानी इस पी बटे क्यू का अनुपात कितना आया, 8/9, मतलब ई वाला, और ई और क्यू है ना। और इसका देखो पी एफ बटे एफ आर कितना आया, 8/9, मतलब इनको जोड़ कौन रहा है, ई एफ, इनको जोड़ कौन रहा है, क्यू आर। तो ई एफ समांतर किसके होगा, क्यू आर के। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ जो है वो समांतर है क्यू आर की। बात हो गई सिद्ध। इस कंडीशन में ये ठीक ठाक आदमी निकला, खराब आदमी नहीं है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं लेना चाहें तो आप समझदार हैं, आप जानते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तब भी आप समझदार हैं, आप जानते हैं। लेकिन आपको अगर आगे जरूरत हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए समय ज्यादा है नहीं तुम्हारे पास, बड़े आदमी हो, तो मैंने सोचा अगला सवाल थोड़ा जल्दी बताया जाए। तीसरे को यही डायरेक्ट मारो हल। मैंने कहा कंडीशन ये है कि पी बटे ई क्यू होना चाहिए, पी बटे ई क्यू होना चाहिए, और पी एफ बटे एफ आर होना चाहिए। पी एफ बटे क्या होना चाहिए, एफ आर होना चाहिए। अच्छा पी इसमें कहाँ है, यहाँ है, लेकिन ई क्यू है कहीं ना भैया ना, ई क्यू तो नहीं है। थोड़ा इस त्रिभुज पे रख के देखते भाई साहब। पी कितना, 0.18, लो 0.18। पी क्यू कितना, अच्छा पी से लेकर क्यू तक डायरेक्ट दूरी दी गई है भाई साहब 1.28। समस्या नहीं है। पी आर, प्यार नहीं, पी आर है 2.56, और पी एफ कितना है, पी एफ तो पी एफ है भाई, मुझे मिला था पी एफ। बस इतने है, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। कोई समस्या नहीं भाई साहब, कोई समस्या है ही नहीं। अरे भाई ये पूरा यहां से लेकर अगर 10 होता और अगर ये 3 होता तो ये कितना होता, अरे ये पूरा 10 होता और ये 3 होता तो ये कितना होता, तो तुम कहते ये 7 होता। मतलब 10 में से ये 3 घटाने पे पता चल जाता है। तो अगर EQ ज्ञात करना हो, अगर हमका EQ ज्ञात करे कहे भैया, तो हम PQ में से
घटाए का देवे, पी घटाए दे भैया, पता चल जाई। ले ई क्यू बराबर हुई पी क्यू। अरे पी क्यू कितना है 1.28, घटाए दो पी 0.18। बस 8 में से 8 गया 0, ना ही लिखो। 2 में से 1 गवा, लिख दो 1। 1 में से 0 गा 1। लो भैया आएगा। अब हमें एफ आर अगर पता करना है तो इस पूरे में से पूरा पी आर, प्यार नहीं, पी आर में से पी एफ घटा देंगे। लो एफ आर भी पता। एफ आर के लिए पी आर में से, अरे भैया आर पी ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे स्कूल में एक बच्चा है, जब हम पढ़ाते हैं तो पी आर कभी नहीं कहता है, आर पी ही कहता है। पी आर कहता ही नहीं, वो आर पी ही कहता है। समझदार बहुत है, पूरी क्लास में सबसे समझदार लड़का वही लगता है, मुझे सबसे समझदार वही लगता है। और कभी पी आर नहीं कहता, वो आर पी ही बोलेगा, कुछ भी कर लो। पी आर में से घटाएंगे पी एफ। क्या घटाएंगे? पी एफ। लो भैया, लो भैया एफ आर पता। पी आर कितना है 2.56, उसमें से घटाएंगे पी एफ यानी 0.36। लो भैया 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 5 में से 3 गया 2 बचा, और 2 में से 0 गया 2 बचा। लो हो गया काम तमाम। पी कितना? पी है 0.18, लो रख दिया 0.18। ई क्यू कितना है? ई क्यू 1.1, 0 लिखने में कोई बुराई नहीं है। पी एफ कितना है? पी एफ है 0.36, 0.36। एफ आर कितना है? एफ आर है 2.2, 0 लिखने में कोई बुराई नहीं है। दशमलव के बाद सबका अंक बराबर है, 0 हटा सकते हैं सबका, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से समस्या खत्म है। हमारे पास बचा 18/110 और यहाँ बचा 36/220। यहाँ किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, सबको पता है बराबर में सामने सामने कट सकता है। और जैसे ये पता है 0 से 0 काटो और 11 एकम 11, 11 दूना 22, ये भी सबको पता है, ये भी सबको पता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 16, 2 अठे 16, किसको नहीं पता है भाई? सबको पता है। हमारे पास बचा क्या? 18/1 बचा, 18/1 बचा। 1 तो बराबर है, 18 एकम 18, लो काट दिया। यहाँ बचा 1 बराबर 1। लो भैया अनुपात बराबर है कि नहीं? जब अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि भुजा भी समांतर होगी। लो भैया तो लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय, थेल्स दद्दा के प्रमेय से विलोम से, है ना, उल्टा है तो विलोम से ई एफ समांतर क्यू आर है। लो भैया ई एफ समांतर क्यू आर है। एक ही स्थिति ऐसी थी जिसमें समांतर नहीं था, अपवाद निकला पहला वाला। बाकी सारी समस्या सॉल्व है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे चलो, है ना। चलते हैं, इसको इरेज करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मस्त सवाल है वो। लो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मस्त सवाल है। आकृति 6.18, लो भाई यहाँ लिख दिया 6.18, 18 है ना। में यदि एल एम समांतर सी बी है, इसने कहा ये जो एल एम है वो सी बी के समांतर है और एल एन सी डी के समांतर, मतलब ये वाला इसके समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर एन बटे ए डी। कोई दिक्कत ही नहीं है, छोड़ दो सारी समस्या, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ कि मैंने कभी तुमको कुछ कहा भी था। चलो सबसे पहले इसकी बात को उठाते हैं कि जब एल एम जो है वो समांतर हो सी बी के, एल एम जो है वो समांतर है सी बी के, भाई साहब कुछ नहीं करना है तुमको, ये अलग से ही एल एम और सी बी वाला चित्र बनाना है। लो मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा नन्हा सा, छोटा सा प्यारा सा नंदू बना दिया इनको। लो यहां से ऐसे था ना, इसका नाम ए है, इसका नाम सी है, इसका नाम बी है, इसका नाम क्या है? एम है और एल है। यही तो है,
यही तो है भाई, 2 कॉपी एकदम सेम टू सेम मैंने बनाया है बस इसको। चलो भैया तुम्हें अगर ऐसा खराब लग रहा, लो अब कोई दिक्कत है? अब नहीं है ना। चलो, इसने कहा कि एलएम समांतर सीबी है, मतलब अगर ये समांतर है तो एएम बटे एमबी और एल बटे सीएल आपस में बराबर होना चाहिए थेल्स प्रमेय द्वारा, यही थेल्स प्रमेय कहता है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय कहता है कि एएम बटे एमबी, एएम बटे एमबी बराबर होगा एल बटे सीएल के, एल बटे सीएल के। बात खत्म, इसको यहीं रोक दो, समीकरण 1 करके छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको इरेज करो भाई साहब, भाई साहब इसको इरेज करो। चलते हैं इसके पास, लिखेंगे कि जब एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी, लो भैया एल एन और सी डी अगर समांतर है ना तो इसको भी बना लेते हैं। लो लो, इसमें क्या समस्या है? हमने कहा इसका नाम है ए, इसका नाम है सी, और यहां पे है ऐसे, इसका नाम है एल, इसका नाम है एन, इसका नाम है डी। देख लो सेम टू सेम है भाई, कोई दिक्कत नहीं। जब एल एन और सी डी समांतर है, मतलब ए एल बटे सी एल और ए एन बटे एन डी, कोई दिक्कत नहीं है। लो भैया ए एल बटे सी एल बराबर होगा ए एन बटे एन डी के, ए एन बटे एन डी के। ये भी किसके द्वारा? इसी के द्वारा, समीकरण 2। ये भी किसके द्वारा? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। किसी को कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं 1 और 2 में एक चीज बात है भाई, एल बटे सी एल, एल बटे सी एल दोनों में है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए ही चाहिए, ये दोनों बराबर होना ही चाहिए। कि जब एल बटे सी एल दोनों में बराबर है तो ये भी तो बराबर होना चाहिए। तो लो भैया लिख देंगे 1 का मान 2 में रखने पर, या फिर 1 व 2 से। अरे रखना क्या, एल बटे सी एल की जगह यही तो रखना है। चले यही रख देते हैं। 2 का मान 1 में रखने पर प्रतिस्थापन आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो मैं नहीं जानता, जाओ पढ़ो तीसरा पाठ, है ना। चलिए 2 का मान 1 में रखेंगे, 2 कहाँ है? एम बटे एम बी, एम बटे एम बी बराबर में क्या है? एल बटे सी एल, एल बटे सी एल। मैं तो कह रहा हूं एल बटे सी एल क्यों रखो, एल बटे सी एल की जगह एन बटे एन डी ही ना रख दो। रख दिया भैया। लो अब हम देखते हैं हमें आंसर क्या लाना था। हमें लाना था ए एम बटे ए एन। चलो ए एम और ए एन तो ठीक है, ए बी और ए डी लाना था भाई, इसमें ए बी और ए डी है ही नहीं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब हमें कुछ बचाना होता है तब उसको हम जमीन में दबा देते हैं कि भाई तुम सुरक्षित बचे रहो। जब कभी कुछ बचाना होता है तो उसको जमीन में दबा देते हैं। या फिर आप यूं समझो किसी को बचाने के लिए हम उसको हर में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? हर में। जैसे मैंने कहा 3/2 प्लस 4/1 है, तो जो नीचे वही बचेगा। देखो 3 एकम 3, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, ये आराम से बच गया। 2 को अगर बचाना तो बटे में भेज दिया, बच गया। लेकिन इसको जोड़ने पर मान बदल जाएगा। तो यही काम करते हैं, हमें जो मिल गया हम उसको बचाने के लिए इसको बटे में भेज देंगे। एम मिल गया है और एन मिल गया है, इन सबको हम उलट देंगे। उलटने को गणित की भाषा में कहते हैं व्युत्क्रम। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम। तो दिक्कत नहीं लो, बाद में सीधा भी कर देंगे, और सीधा करने के लिए फिर से व्युत्क्रम कह देंगे। अरे एक बार उल्टा तो उलट गया, एक बार और उल्टेंगे सीधा हो जाएगा। है ना। अरे लेटे हो तो एक ऐसे लेटे हो, एक करवट लिया तो उलट गए, फिर से एक करवट लो सीधा हो गए, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो व्युत्क्रम कर दीजिए, ठीक है। व्युत्क्रम करने पर अरे थोड़ा बहुत माइंड लगाना पड़ेगा, गणित पढ़ रहे हो। वैसे ये डायरेक्ट भी हो सकता था, मैं बताऊं तो बता सकता हूं, लेकिन काहे बताएं डायरेक्ट हैं। अरे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, एम बटे ए बी ऐसे कर देते, एम बटे ए बी कर देते और एन बटे ए डी कर देते, हो गया था, कोई दिक्कत थोड़ी थी। एल बटे ए सी कर देते। लेकिन ये सब समस्या है, छोड़ो।
व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो ए बी बटे एम हो जाएगा। ए बी नहीं, एम बी बटे एम हो जाएगा, एम बी बटे एम हो जाएगा, ठीक। और ये भी उलट जाएगा, यानी एन डी बटे एन हो जाएगा। इतनी बात किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं कि अगर एम बी में एम जुड़ जाए, कहीं एम बी में अगर एम जुड़ जाए ना, तो हमें ए बी नहीं मिल जाएगा। एम बी और एम आपस में जोड़ें तो ए बी मिल जाएगा। और ये जुड़ेगा कब? जब यहाँ एक जोड़ेंगे तो क्रॉस मल्टी होगा, एम बी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एम बी एक कम एम बी, एम एक कम एम। चलो भाई लिख देते हैं कि एक जोड़ने पर दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे? एक ही तरफ नहीं जोड़ना, जोड़ेंगे तो दोनों तरफ। जिस तरह उल्टे तो एक को नहीं उल्टे, तो एम बी बटे एम प्लस एक बटा एक, उधर भी एन डी बटे एन प्लस एक बटा एक। बस लो भैया, एम बी एक कम एम बी, एम एक कम एम, फिर एम एक कम एम, भिन्न सबको आता है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। एन डी एक कम एन डी, एन एक कम एन, एन एक कम एन। अब चित्र की तरफ चलो, एम बी और एम अगर जुड़ जाए, एम बी और एम जुड़ जाए तो क्या बनता है? ए बी बनता है। तो इसकी जगह लिख सकते हैं ए बी बटे में एम। एन डी और एन को जोड़ के देखो, एन डी और एन को जोड़ेंगे तो ये बनेगा ए डी। क्या बनेगा? ए डी बटे में क्या है? एन। आप याद करो, आपने इसको उलट दिया था एक बार, अब फिर से करवट लेगा, ये सीधा होगा। फिर से करेंगे व्युत्क्रम। क्या करेंगे भैया? व्युत्क्रम करेंगे। और जैसे व्युत्क्रम करेंगे तुरंत ये ऊपर ये नीचे, यानी ए एम बटे क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और ये ए एन बटे क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। भैया आंसर देख लो, ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी। लो लो भैया, आ गए आंसर, सिद्ध कर दिया। लिख दो सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं, समझदार तो आप हैं ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? कह भी रहा है कि नहीं? हाँ कह रहा है, ठीक। चौथा क्वेश्चन कहता है आकृति 6.19। लो भैया, हमने आकृति ही नहीं बनाई, चलो बना लेते हैं आकृति। कुछ बड़ी बात थोड़ी है आकृति बनाने में। 6.19 को लो हमने ऐसे खींचा, फिर ऐसे खींचा, और फिर ऐसे खींच दिया। उसके बाद ऐसे खींच दिया, फिर ऐसे भी खींच दिया। लो भैया ऐसे भी खींच दिया। और तो कुछ नहीं है। नाम दे देते हैं इसका बस, ए, और यहाँ है ई, और यहाँ सी, यहाँ है एफ, यहाँ है डी, और यहाँ है बी। बस, है ना? ए बी सी, फिर डी ई एफ, इतने है। और इसी में हमें जो कुछ करना है वो करना है, बस। चलिए सिद्ध कीजिए कि हमें इतना, और ये हमें समांतर दिया, बस कुछ नहीं। बस पहली कंडीशन जैसा आपने चौथे में किया, तीसरे में किया था कि डी समांतर ए सी है। डी समांतर क्या है? ए सी है। तो हमें इस लाइन को इग्नोर करना है और इस लाइन को भी इग्नोर करना है। हमें सिर्फ डी और ए सी पे फोकस रखना है कि ये समांतर है। अगर ये समांतर है तो क्या होगा? ए डी बटे बी डी होगा। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय एक ही बात कहता है, भुजा समांतर अनुपात बराबर, बात खत्म। भुजा समांतर अनुपात बराबर, बात खत्म। तो लिखेंगे ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर किसके? बराबर है बी बटे ई सी के, बी बटे ई सी के। किसी को कोई समस्या हो तो हमसे मिलिए। ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी, तो ई सी बटे बी, हाँ ई सी बटे ई सी बटा बी। अरे शुरू अगर यहाँ से किए तो इधर भी इधर से ही शुरू करेंगे, इधर से नहीं जाएंगे, ठीक। ये हो गया पहली बात। दूसरा जो हमने मिटाया था उसको यहाँ लिखते हैं,
इस बार काम खत्म करते हैं इन दोनों का, इस बार काम खत्म करते हैं इन दोनों का। चलिए इसकी बात को उठाते हैं दूसरी। जब DF समांतर AE है, DF समांतर AE है, तो लो भैया DF और AE पे बात करते हैं। अगर ये दोनों समांतर है फिर वही बात AD बटे BD, किसके द्वारा? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से AD बटे BD, AD बटा BD बराबर किसके? FE बटे BF, FE बटा BF। लो भैया FE बटा BF, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, FE बटा BF। अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये दोनों भी बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो सीधा सीधा लिखो 1 तथा 2 से, वो सब मान रखना है तो कुछ भी लिख सकते हो भैया, तुम्हारी मर्जी बड़े आदमी। तो लिखेंगे EC बटे B, EC बटा B बराबर होना चाहिए किसके? FE बटा BF के। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब नजर थोड़ा यहाँ मारो, BF बटे FE है तो BF बटे FE है और B बटे EC है, कोई बात नहीं व्युत्क्रम कर दो ना, बात तो वही है। अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो व्युत्क्रम कर दो। लो भैया उलट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करेंगे तो होगा ये B बटा EC बराबर BF बटे FE, BF बटे FE। कोई दिक्कत है नहीं ना? BF बटे FE आ रहा है, B बटे EC आ रहा है, पहले बाद में लिखने से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लो भैया सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, चाहे जैसे में आ जाए बस आ जाए। अरे बात वही है, मैंने वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई साहब। मैं ऐसे ही लिख देता अगर BF बटे FE तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक, वैसे सवाल में कुछ मिटाने का अधिकार हम लोगों को है नहीं, इसलिए हम इसको सही कर देते हैं, समझने के पर्पज से मैंने मिटाया था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गलत नहीं हो सकता है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं इसको। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने आपको बताया त्रिभुज को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं ना। पांचवा क्वेश्चन है कि आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है। दो चीज इसने बताया आपसे कि DE और OQ समांतर और DF और OR आपस में समांतर है, ये दोनों समांतर है। ठीक, फिर हमें सिद्ध करना है कि EF और QR भी समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए अब ये आकृति है हमारे पास अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां से हम सबसे पहली बात इसकी उठाते हैं कि जब कौन सी सिचुएशन है कि DE समांतर OQ है, DE समांतर OQ है, मतलब कि ये DE जो है वो OQ के समांतर है, ये वाली बात इसकी हम लेकर चलते हैं। अच्छा अगर ये वाली बात लेकर चलते हैं तो इस टाइप में त्रिभुज हमारा बन रहा है ऐसे, देखिए ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे भी एक ऐसे लाइन है, इसका नाम है P, इसका नाम है D, इसका नाम है O, इसका नाम है Q, इसका नाम है E। ऐसे ही तो है कि DE समांतर OQ है। तो आप सिंपल सा समझिए, आप जानते भी हैं कि थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर ये समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। अनुपात कैसे बट रहा है? PD बटे DO, P बटे EQ, यही तो बट रहा है। चलिए लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से त्रिभुज कौन सा है? PQO में, PQO में थेल्स प्रमेय से PQO में क्या होगा? PD बटे DO, PD बटे DO बराबर किसके होगा? P बटे EQ के, P बटे EQ के। मुझे नहीं लगता किसी को ये दिक्कत होगी समझने में, ये थेल्स प्रमेय अगर आपको आता है तो ये होगा। चलिए ये इसका काम खत्म हुआ। दूसरी बात पे चलते हैं, DF समांतर OR के। किसके? DF समांतर OR के। कहाँ पे? यहाँ पे, ये वाला DF और OR, मतलब इसी का उल्टा चित्र बनेगा, इसी का उल्टा चित्र बनेगा ऐसे, कुछ इस टाइप से, ऐसे। इसका नाम है P, इसका नाम है D, इसका नाम है, हाँ ये है D और ये है O, ये है R और ये है F।
डीएफ और ओआर समांतर है तो पीडी बटे डीओ और पीएफ बटे एफआर, यही तो होगा, है ना, यही तो होगा कि पीडी बटे डीओ पीएफ बटे एफआर किसके द्वारा, थेल्स प्रमेय से। तो लिखेंगे कि जब दूसरी कंडीशन इसने की दिया कि डीएफ समांतर ओआर, तो फिर से क्या, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कौन सा त्रिभुज लगेगा, पीओआर में, त्रिभुज पीओआर में पीडी बटे डीओ, पीडी बटा डीओ बराबर किसके होगा, बराबर किसके होगा, पीएफ बटे एफआर के, पीएफ बटे एफआर। ये हो गया समीकरण। तो इतनी बात क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात थी। अब हम देख रहे हैं कि पीडी बटे डीओ दोनों में है, अगर ये बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए, एक और दो से अगर ये बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे हम यहाँ, इसको इरेज करते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे एक तथा दो से, एक तथा दो से क्या होगा कि पी बटे ई क्यू जो है, अगर ये पी डी बटे डी ओ दोनों का बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब पीई बटे ई क्यू जो है वो बराबर होगा किसके, पीएफ बटे एफआर के, पीएफ बटे एफआर। अच्छा, अगर किसी का अनुपात बराबर होता है तो थेल्स प्रमेय यही कहता है कि उसका रेखा जो है वो समांतर होगी, वो जो अनुपात में बांट रहा है। तो देखो है कहाँ, पीई बटे ई क्यू, तो हम कहेंगे पीई बटे ई क्यू, यहां से एक स्टॉप लिया ई पे, और पीएफ बटे एफआर, पीएफ बटे एफआर, मतलब यहां से एक अनुपात बट रहा है ईएफ और क्यूआर, यही तो बांट रहा है इसको। तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, प्रमेय विलोम से क्या हो जाएगा, ईएफ समांतर क्यूआर, ईएफ समांतर क्यूआर, क्योंकि अगर अनुपात बराबर तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर, और हमें यही सिद्ध करना था। तो हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भैया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड होता हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ है, AC समांतर PR है, हमें सिद्ध करना है BC समांतर QR है। कोई दिक्कत नहीं, शायद आपको चित्र स्पष्ट ना दिख रहा हो तो मैं आपको स्क्रीन पे अलग से मैंने चित्र दिखाया होगा, अलग से आपको चित्र दिख रहा होगा, ठीक है। और वैसे भी आप इसको समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत है नहीं, अभी आप समझ जाएंगे। आपको दो सिचुएशन दी गई, तीसरी सिद्ध करनी है, अभी पिछले क्वेश्चन जैसा इसमें भी है, ठीक है। और पिछले वाला क्वेश्चन है, बस ये चीज़ें इसमें बढ़ा दी गई है और कुछ है वे नहीं, थोड़ी सी देखो। लिखेंगे कि जब ए बी समांतर पी क्यू है, ए बी समांतर क्या है, पी क्यू, तो हम देखते हैं कि ए बी हमारा ये है और पी क्यू हमारा ये है। तो एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है हमारा अलग से, अगर मैं देखूं तो इस टाइप में, ऐसे ऐसे और ऐसे, इसका नाम है ए, ये इस टाइप में बन रहा है, इसकी समांतर रेखा खींची गई है ऐसे, ये ए नहीं, ये है पी, यहाँ से एक पॉइंट हमारा पी है, फिर ये है ए, ये है ओ, यहाँ से इतना हुआ, फिर इसका नाम है बी, इसका नाम है क्यू। सिंपल है, देखो ऐसे, बस ऐसे चित्र बना है। तो क्या होगा, पी ए बटे ए ओ ऐसे है, फिर ओ बी बटे बी क्यू, यही तो है, पी ए बटे ए ओ बी बटे बी क्यू, बात वही है। बस लिख लेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से पी ए बटे ए ओ, पी ए बटे ए ओ बराबर किसके होगा, ये अनुपात इसके ओ बी बटे बी क्यू के, ओ बी बटा बी क्यू। चलिए ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात पे चलते हैं, ये वाला कि जब AC समांतर PR है, AC समांतर किसके है, PR के। चलिए ये AC है और ये PR है, तो क्या होगा इसमें भी, बस अब यही देख लो, ये वाली बात हो रही है, ये वाली AC और PR, मतलब PA बटे AO और OC बटे CR, बस लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। सेम चीज आप चित्र में देख लीजिएगा कि PA बटे AO और OC बटे CR,
तो लिखेंगे पी ए बटे ए ओ और ओ सी बटे सी आर। बस ये हो गया 2। बस सिंपल सी बात है कि 1 तथा 2 में हमें एक ही चीज देखना है कि पी ए बटे ए वो दोनों में है भाई। अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए, है ना। पी ए बटे ए वो दोनों में बराबर है तो ये भी बराबर होना चाहिए। तो सिंपल सा हम लिखेंगे, यहाँ दिख रहा होगा, हाँ, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। कौन? ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू जो है वो बराबर होना चाहिए ओ सी बटे सी आर के। चलिए अब चलते हैं चित्र पे। ओ बी बटे बी क्यू कहाँ? यहाँ है ओ बी बटे बी क्यू और ओ सी बटा सी आर। लो भैया, यहाँ रुके बी सी और यहाँ रुके क्यू आर पे। अगर इसका अनुपात बराबर तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अनुपात बराबर तो रेखाएं समांतर। तो सिंपल सा है, लिखेंगे थेल्स प्रमेय विलोम से, थेल्स प्रमेय विलोम से। थेल्स प्रमेय विलोम से क्या होगा कि इसका जो ओ बी बटे बी क्यू और ओ सी बटे सी आर यानी बी सी समांतर किसके है? क्यू आर के। बी सी समांतर किसके है? क्यू आर के। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लगभग आप ये सारी चीज समझ गए होंगे, है ना। तो ये हो गया सिद्ध। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपको शायद कुछ हद तक शायद परेशानी अगर होगी तो किसमें होगी? 6.3 में। लेकिन कठिन नहीं है, कोई सवाल कठिन नहीं है, बहुत आसान आसान सवाल है। बस समझने की दिक्कत हो सकती है, शायद थोड़ी मेहनत पड़े। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। देखिए प्रमेय 6.1 कुछ नहीं है। प्रमेय हो सकता है किसी में 7वां लेसन हो त्रिभुज तो उसमें 7.1 होगा, किसी में 8वां लेसन होगा तो 8.1 होगा, किसी में 9वां लेसन होगा। जैसे उस किताब में जहाँ पे ये लेसन होगा उस हिसाब से होगा। बस तुम ये याद रखो, इसके कहने का मतलब ये है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके आप इसे सिद्ध करिए। इसका मतलब आप समझिए, ये कह रहा है थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता नियम। तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। अब आप याद करोगे और आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आप हो सकता है 9th में पढ़े ही ना हो, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं डायरेक्ट 10 में पढ़ रहे हैं। नो छोड़ो, गोली मारो। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, 9th में नहीं पढ़े तब भी समझ में आएगा। देखिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ से हमने एक त्रिभुज बना लिया, लो ठीक, हमने एक त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी, सबको पता था ऐसे नाम देंगे। किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई भी भुजा, चाहे ये भुजा चाहे ये भुजा चाहे ये भुजा, कोई भी भुजा, हमने ये भुजा ले लिया और इसका मध्य बिंदु ये ले लिया। मध्य बिंदु मतलब आप समझ गए कि मेरे कहने का मतलब ये है कि AD और BD आपस में बराबर। अभी बात समझ में आई? मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच का भाग, है ना। तो हमने D इसका मध्य बिंदु लिया। इसका मतलब यहाँ तुरंत हमें पता चल गया कि मध्य बिंदु बोले तो AD बराबर हमने क्या कर दिया? BD कर दिया। ठीक, क्योंकि हमने क्या लिखा कि D मध्य बिंदु है। D मध्य बिंदु है किसका? मध्य बिंदु है किसका? मध्य बिंदु है AB का। ठीक, ये चीज हमने खुद से किया है भाई साहब, अभी नहीं। इसने कहा था कि एक मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर एक रेखा हमने इसे खींच दी जिसका नाम है E। क्या नाम है? E। समांतर रेखा खींची जिसका नाम है DE समांतर BC। लो भैया, ये भी काम हमने कर दिया, DE समांतर BC भी कर दिया। इसी के द्वारा प्रश्न के ही अनुसार रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें यह सिद्ध करना है कि AE और EC बराबर है, यानी हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? AE बराबर EC, AE बराबर EC। बस चलिए अब उठाते हैं वही थेल्स प्रमेय वाली बात, क्योंकि इसने कहा था थेल्स प्रमेय का यूज करो, थेल्स प्रमेय का यूज करो। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जब D समांतर BC है तब किसके द्वारा? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से
क्या होगा, AD, जब ये DE और BC समांतर है, यही तो है, D और BC समांतर है, तो क्या होगा AD बटे BD, AD बटा BD बराबर क्या होगा AE बटा EC के, AE बटा EC के। ध्यान से देखिए, हमें उत्तर क्या लाना है, हमें उत्तर लाना है AE और EC, तो हमें AE और EC को बचाना है, AE और EC को बचाना है, लेकिन इनको बचाना नहीं है, कटे पिटे तो कटे पिटे। तो AD की जगह पे क्या रख सकते हैं, BD रख सकते हैं, या फिर BD की जगह AD रख सकते हैं। तो यहाँ AD था, AD की जगह हम रखेंगे BD और बटे में क्या है BD, बराबर में क्या है AE बटे EC, AE बटे EC, BD एक कम BD, गुणा करेंगे AE एक कम AE और EC एक कम EC, क्रॉस मल्टीप्लाई से। लो भैया हो गया, जो इसने कहा था वो बात सिद्ध हो गई। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, बहुत ही सिंपल सवाल था है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल उसी 7वें नंबर क्वेश्चन का उल्टा है। इसमें क्या है, इसमें कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करो, मतलब 6.2 मतलब फिर वही बात भाई, अरे बात तो वही है, उसका हमें विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम का यूज इसमें करना है ना। उसका विलोम का यूज करके एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज है, चलिए हमने एक त्रिभुज बनाया, ये है एक त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम हमने फिर से वही रख दिया AB और C। किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मान लो इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु ये है, इसको मिलाने वाली रेखा का नाम है D। क्या नाम है D। तीसरी भुजा के समांतर होती है, हमें सिद्ध करना है। देखो हमें जो जो पता है हम उसको लिख देते हैं। हमें पता क्या क्या है कि AD बराबर BD, AD बराबर क्या है BD है, और AE बराबर EC है, AE बराबर किसके है EC के। क्यों, क्योंकि D जो है D मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किसका AB का, तथा E मध्य बिंदु किसका है, E मध्य बिंदु है, E मध्य बिंदु है AC का, AC का है ना। ये बात खत्म है, सिंपल सी बात है जो इसने कहा था। हमें सिद्ध करना है थेल्स प्रमेय का विलोम का यूज करके, थेल्स प्रमेय का विलोम का यूज करना है। चलो पहले थेल्स प्रमेय का विलोम क्या ही, चलो पहले हम थेल्स प्रमेय, हाँ ऐसे यूज करते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम कैसे यूज होगा, AD बटे BD को चेक करेंगे, AD बटा BD और AE बटा EC को हम चेक करेंगे। अगर इन दोनों का अनुपात बराबर आया, मतलब इधर इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर अगर सेम आया, दोनों का अनुपात अगर बराबर आया, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से इसका जो रेखा है जिस अनुपात में बांट रही थी, तो ये रेखा क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। अगर अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर होगी, किसके द्वारा थेल्स प्रमेय के विलोम से। चलिए AD की जगह क्या रख सकते हैं BD, तो यहाँ रखेंगे BD बटा में BD, और AE की जगह क्या रख सकते हैं EC और बटे में EC, EC एक कम EC, BD एक कम BD, एक बराबर एक, इनका अनुपात क्या आया बराबर आया। अब जिसका अनुपात बराबर आता है, जिसका अनुपात बराबर आता है वो क्या होता है, वो थेल्स प्रमेय के विलोम से समांतर हो जाता है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय विलोम से, विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि DE समांतर BC हो जाएगा, DE समांतर BC हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि तीसरी भुजा के क्या होती है समांतर होती है, तो ये तीसरी भुजा के ये क्या है समांतर है। तो बात यही खत्म हुआ, ये हो गया सिद्ध, ठीक है। एक पॉइंट मैंने ऊपर नहीं लिखा था कि हमें सिद्ध क्या करना है, लेकिन बात यही है कि हमें इसके समांतर सिद्ध करना था। चलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी सिद्ध कर सकते थे, इसको अलग, फिर इसका आंसर एक आता, फिर इसका आंसर एक आता, तब लिखते कि ये दोनों का आंसर सेम है, इसलिए ये क्या है थेल्स प्रमेय के विलोम से ये समांतर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है।
सिंपल सा है। समलंब आकृति आप सभी जानते हैं कि इस तरह से बनती है समलंब आकृति, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। चलिए ये हमने बना दिया समलंब आकृति, ठीक है। इसने कहा ए बी समांतर डी सी, मतलब ए बी जो है वो डी सी के समांतर है, ठीक है। ए बी समांतर डी सी है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण आप जानते हैं कि ए से हम सी को मिलाते हैं तो ये विकर्ण है ए सी, और बी से हम डी को मिलाते हैं, ये भी विकर्ण है बी डी। अब यहाँ बिंदु ओ पर इसने प्रतिच्छेद किया एक दूसरे को। अब हमें देखो, हम लिख देंगे कि हल जो हमें दिया है पहले वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है कि ए बी जो है वो डी सी के समांतर है, ए बी समांतर डी सी है। लेकिन समस्या ये आ जाती है ना भाई कि अनुपात में तो बांट नहीं रहा है। एक त्रिभुज को दो भुजाओं अगर समांतर हो तब काम चलेगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा इसमें। तो एक काम करते हैं, एक रचना करते हैं छोटी सी। आपको सबको पता होना चाहिए, त्रिभुज हो या वृत्त हो, रचना कर सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। पता चले भुजे गायब कर दो, नहीं, मिटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाएंगे तो हम लिख देंगे, भैया समझने के लिए मैंने इतनी चीज बढ़ाई है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एक रचना कि ये मैंने अलग से इसमें किया है, आपने जो दिया था उतना तक तो ठीक था, लेकिन मुझे समझने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने एक रचना कर डाली। हमने रचना किया कि ए बी के समांतर हमने ईओ खींच दिया। क्या कर दिया? ए बी के समांतर हमने एक ईओ खींच दिया, बस बात खत्म। ए बी के समांतर ईओ खींच दिया। अब बहुत मस्त बात हो गई। अब दिक्कत यहाँ खत्म है, क्योंकि दिक्कत इसलिए खत्म है कि यहाँ पे हमने जैसे इसको समांतर किया ना, तुरंत ये भी समांतर हो गया। क्यों? क्योंकि ए बी और डी सी समांतर, ए बी और ईओ समांतर। तो अगर देखा जाए तो डी सी और ईओ भी तो समांतर होगा, है ना। अगर देखा जाए कि ए बी अगर समांतर, ए बी डी सी के समांतर और ए बी ईओ के भी समांतर, तो फिर डी सी और ईओ भी समांतर होगा। इसलिए डीसी जो है वो ईओ के भी समांतर होगा, ठीक है। ये भी बात क्लियर है। चलिए अब इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, यहां से ये वाला त्रिभुज, ऐसे ये वाला त्रिभुज, यहां देखो एक बार बीच से भाग काट रहा है, ये दोनों समांतर है। जब हम कहेंगे, हम एक बात मानेंगे, इसको मनवाएंगे अपनी बात कि ईओ समांतर डीसी है। जब ईओ समांतर डीसी है, ईओ समांतर किसके है? डीसी के है। तो ए बटे ए डी किसके द्वारा? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा? ईओ ए बटे ई डी, ए बटा ई डी बराबर किसके होगा? एओ बटे ओसी के, एओ बटे ओसी के। इतनी बात खत्म। ए बटे ए डी, एओ बटे ओसी। दूसरी बात, इसी प्रकार जब ए बी समांतर ईओ के, ए बी समांतर ईओ, तब किसके द्वारा? थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से फिर से क्या होगा? अब सी बार ये इसको देखेंगे कि ए बटे ई डी और बी ओ बटे डी ओ, इसको देख लेंगे। चलो, ए बटे ई डी, बी ओ बटे डी ओ। बात क्लियर है? ये पहला और ये दूसरा, ठीक। ये ए ओ बटे ओ से, बी ओ बटे डी ओ, बस ये हो गया। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। इधर वाले में भी देखिए कि ए बटे ए डी और बी ओ बटे डी ओ, बात खत्म, ये लिख दिया बस। अब देखो यहाँ पे कि जब ए बटे ई डी दोनों में है और ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी तो बराबर होना चाहिए ना। ए ओ बटे ओ सी और बराबर किसके होना चाहिए? बी ओ बटे डी ओ के। तो लिखेंगे एक तथा दो से, एक तथा दो से, दूसरे वाले से लिख रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो समझने। एक तथा दो से कि एओ बटे ओसी जो है, एओ बटे ओसी जो है वो बराबर होना चाहिए बीओ बटे डीओ के, बीओ बटे
डी ओ के, क्योंकि जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होना चाहिए। सारी चीज आप जानते हैं। या फिर आप इतना समझ लो कि ए बटे ई डी की जगह हम क्या रख देंगे, बी ओ बटे डी ओ रख देंगे। या यही देखो जहाँ ए बटे ई डी है इसको गायब करो, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ओ बटे ओ सी, लो रख दिया, बाकी बी ओ बटे डी ओ था ही। अब देखो क्या आंसर आ रहा है, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा। ए ओ बटे बी ओ है लेकिन ए ओ बटे ओ सी। अच्छा चाहे ओ सी हो चाहे सी ओ हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इनको एक्सचेंज करेंगे, इसको वहां भेजेंगे, कहेंगे भैया तुम वहां चले जाओ, उसको यहाँ भेज दो, मुझे उसकी जरूरत है, एओ के नीचे बीओ की जरूरत है, भेज देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, चले जाएगा, ये समझदार आदमी है। एओ बटे ये बीओ यहाँ आ जाएगा और ये ओसी वहां चला जाएगा, ठीक है, चाहे सीओ लिख दो, और बटे में डीओ। लो भैया, लो भैया, यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, देखो तो, है ना। लो हो गया आंसर, ठीक। तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन था, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी अंतिम प्रश्न पे। चलिए 10वां प्रश्न है, यानी इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, इस दुनिया का जितना भी सवाल लगाना है, जो तुम्हें सिद्ध करना है आकृति वही बनानी है। तुम्हें इसे समलंब सिद्ध करना है, आकृति समलंब की ही बनानी है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा भैया, तभी कुछ होगा। आकृति समलंब कैसी बनती है, जिसकी दो भुजा समांतर हो और दो समांतर ना हो, ठीक। ये हमने बना दिया। अभी ये है नहीं, अभी हमें इसे सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो आकृति है, अभी हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो आकृति है ये समलंब है। और समलंब तभी सिद्ध होगी जब ए बी और डी सी समांतर हो जाएगा। ये तब सिद्ध होगी जब ए बी और डी सी समांतर सिद्ध हो जाएगा। वैसे आकृति थोड़ी सी गड़बड़ मैंने बना दी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि मैं उतना ठीक ठाक आदमी नहीं हूँ चित्र बनाने। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा चित्र। इसके विकर्ण कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी AC जो है और ये जो BD है ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां से हम फिर से एक रचना ही करेंगे, बिना अनुपात के कुछ कर ही नहीं सकते भैया, एक रचना करेंगे। AB के समांतर हमने फिर से क्या खींचा, EO खींचा, AB के समांतर EO खींचा, है ना। क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया कि कोई भी चतुर्भुज है, त्रिभुज है, वृत्त है, उसमें कोई भी चीज आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप मिटा नहीं सकते, बस बढ़ा सकते हैं। बढ़ाओगे तो उसमें लिखना भी है कि मैंने ये चीज बढ़ाया है, मुझे समझने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने अपनी सुविधा के लिए इसको बढ़ा दिया है, ठीक है। अरे बहुत ज्ञानी होंगे जो बिना ऐसे कुछ करे भी कर सकते हैं, छोड़ो, हम लोग उतने ज्ञानी नहीं है, ठीक है। हमने इसको खींच दिया इसके समांतर, जैसे AB समांतर ईओ खींचा ना भाई, तुरंत हमें ये वाला त्रिभुज में देखने को मिला क्या कि AE बटे ED किसके द्वारा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला भैया, ये वाला, इसका नाम क्या है, ABD त्रिभुज। ABD में क्या होगा, AE बटे ED, AE बटा ED बराबर BO बटे DO, BO बटे DO। ये हो गया एक। अब हमें और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, पता चले ऐसे 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 दुनिया भर की, ये सब कुछ नहीं सोचना है, बस इसकी बात पे चलते हैं जो इसने कहा था। इसने देखो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, देखो जो हमें दिया है उसको उतारते हैं, यहाँ एक बार नीचे उतारे, ऊपर बैठा है आसमान पे, दिया क्या है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। थोड़ा सा यार हमको चाहिए BO बटे DO, कैसे मिलेगा BO बटे DO, अरे थोड़ा सा दिमाग लगाए, BO को वहां भेज देते ना, तो BO बटे DO और CO को यहाँ ले, ये तो आप कर ही सकते हो, भेजने भेजने काम तो आपको आता ही है। एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि दूसरे मार्कर से लिखते हैं और BO को वहां भेजते हैं, CO को यहाँ ले आएंगे, तो AO बटे CO, AO के नीचे CO आया और BO वहां चला गया, तो BO बटे DO हो गया,
अब भैया देखो बीओ बटे डीओ जो है, ये हमारा समीकरण 1 जो है, इसको लिखते हैं। देखो समीकरण 1 क्या है कि एई बटे ईडी बराबर बीओ बटे डीओ, यही तो है। अब बीओ बटे डीओ की जगह क्या रख सकते हैं, एओ बटे सीओ रख सकते हैं, तो यही है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, अभी लिखा रहने दो अगली लाइन में कि एई बटा ईडी बराबर बीओ बटे डीओ की जगह रख सकते हैं एओ बटे सीओ, एओ बटे सीओ। बस अब ये कहाँ है, एई बटे ईडी, एई बटा ईडी, एओ बटे सीओ, एओ बटा सीओ। इसका मतलब ईवो और डीसी समांतर हो गया भैया, ईवो और डीसी समांतर हो गया। किसके द्वारा, थेल्स प्रमेय विलोम से, थेल्स प्रमेय विलोम से, थेल्स प्रमेय विलोम से ईवो समांतर डीसी हो गया, ईवो समांतर किसके हो गया, डीसी हो गया। बस अब यहां देखो ए बी समांतर ईवो था, ईवो समांतर डीसी था, ये दोनों समांतर हो गए है ना, ये तो पहले ही हमने समांतर कर दिया था और ये समांतर हमें मिल गया। अब देखो अगर ईवो ईवो हटाएं तो ए बी समांतर डीसी नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखना। अगर ए बी समांतर ईवो है और ईवो समांतर डीसी है तो फिर ए बी समांतर डीसी भी तो होगा। कहने का मतलब अगर बराबर के हिसाब से देखा जाए कि ए बी अगर जो है वो ईवो है और ईवो जो है वो डीसी है, तो ए बी और डीसी भी तो सेम ही होगा। तो लिखेंगे कि यहाँ ए बी समांतर ईओ की जगह क्या लिख सकते हैं, डीसी लिख सकते हैं। लो अगर कोई दो भुजा हमने ए बी और डीसी समांतर सिद्ध कर दिया, इसका मतलब यह आकृति क्या है, समलंब आकृति है। जैसे हमने इसको समांतर सिद्ध किया वैसे ही ये क्या हो गई, समलंब हो गई। इसको इरेज करता हूं, चलिए यहां लिख देता हूं, यहां यहां दिख रहा है, चूंकि ए बी समांतर क्या है, डीसी, इसलिए ए बी सी डी एक समलंब है। बस यही हमें सिद्ध करना था, इतना सिंपल है। शायद इसमें मैंने थोड़ा वो कर दिया। तो नंबर 1 पे आपको ये पॉइंट लिखनी समझनी है। नंबर 1 पे ये मैंने यहाँ तक जो किया, यहाँ तक। फिर नंबर 2 पे मैंने ये पॉइंट किया। फिर नंबर 3 पे मैंने ये पॉइंट को सरल किया कि ईओ समांतर डीसी है और ए बी समांतर ईओ पहले से था, ईओ समांतर डीसी हमने सिद्ध कर दिया। हमने इसको भी खींच के ही किया था, तो ए बी और डीसी भी समांतर हो गया यहाँ। ये हमारी चौथी पॉइंट। और पांचवी पॉइंट पे मैंने ये लिख दिया कि अगर ए बी समांतर डीसी है तो ये हमारा एक समलंब आकृति है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इस प्रश्नावली को यहीं द एंड करते हैं क्योंकि यहीं पे इसका अंतिम प्रश्न था। अब इसी अंदाज में मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे, यानी प्रश्नावली 6.3 पे।